ऑरोरा अंततः अपनी स्तब्ध अवस्था से जागी और जब उसने देखा कि सेबेस्टियन पहले से ही कमरे में था और अखाड़े में माचिस की तीली से निकले सांड की तरह हाँफ रहा था, तो उसने तुरंत गुरुत्वाकर्षण की कमरे की शक्ति को बंद कर दिया और उसे उसके दर्द से राहत दिलाई। और जैसे ही कमरे का दबाव खत्म हुआ, सेबेस्टियन हार के कारण फर्श पर गिर पड़ा और खुद को स्थिर करने के लिए उसने गहरी सांस ली। मैं लगभग वहां मर ही जाऊंगा, राक्षस। सेबेस्टियन ने आंखें बंद करके शिकायत की, क्योंकि उसने देखा कि वह जलता हुआ जानवर जो ऑरोरा के शरीर से चिपका हुआ था, गायब हो गया है और उसे उसकी स्पष्ट छवि देखने को नहीं मिली। मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था। क्या आप खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको वो महसूस नहीं हुआ जो मुझे अभी महसूस हुआ? मुझे पता है कि हमारी अलग अलग प्रथाओं के कारण आपकी शारीरिक शक्ति मुझसे अधिक मजबूत है, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप उस दबाव से जरा भी प्रभावित नहीं हुए? मैं आपको जानता हूं और मुझे पता है कि यह आपकी सीमा से बहुत ऊपर है। सेबेस्टियन ने ऑरोरा को डांटा, क्योंकि वो तब तक हार मानने को तैयार नहीं था जब तक कि उसने उसकी मोटी टीरेक्स खोपड़ी में कुछ समझदारी की बातें नहीं कर ली। खैर, अब सब कुछ अच्छे के लिए काम कर गया, है ना? आखिरकार मुझे मध्य टियर 8 जादूगर क्षेत्र में एक अप्रत्याशित सफलता मिली और एक दुर्लभ ज्वलंत आत्मा जानवर भी जागृत हुआ। ऑरोरा ने बताया कि भले ही वह जानती थी कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने दावों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इससे निकली अच्छी चीजों का उपयोग करना चाहती थी। तुम बहुत जिद्दी हो। अच्छा, मुझे अपना ज्वलंत आत्मा जानवर दिखाओ। नहीं, ऑरोरा ने सेबेस्टियन को अपनी पिल्ला जैसी आंखें दिखाने से तुरंत मना कर दिया। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है जिसे मैं जानता हूं कि आप सुनना पसंद करेंगे, लेकिन यदि आप मुझे ज्वलंत आत्मा जानवर नहीं दिखाते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आप इस जानकारी के बारे में किसी और से कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये समाचार अलग थलग है, विशेष रूप से आपसे। और आप जानते हैं कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इतना जंगली है कि कबीले के नियमों की परवाह नहीं करता और अपने उद्देश्य के लिए उन्हें तोड़ने में भी कोई आपत्ति नहीं करता। सेबेस्टियन ने बताया कि वह अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसके छिपे हुए इरादे सबके सामने थे, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि ये समाचार मेरी रुचि को रत्ती भर भी नहीं बढ़ाता है, तो आप इसे मुझसे प्राप्त करेंगे और मैं इसमें जरा भी संकोच नहीं करूंगा। ऑरोरा ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए धमकी दी और अप्रत्यक्ष रूप से उसे बताया कि उसे उसके चेहरे की नई सर्जरी कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सेबेस्टियन ने जब उसकी हरकतें देखी तो वो घबरा गया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा तो उसे पता चल गया कि वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखेगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। आखिरकार मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, सेबेस्टियन ने उसे आश्वस्त किया। ठीक है। ऑरोरा सेबेस्टियन से कुछ मीटर दूर चली गई और उसने अपने अंदर की शक्ति को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उस शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने कुछ क्षण पहले महसूस किया था, लेकिन पूरे 30 सेकंड की कोशिश के बाद भी वो शक्तियों को प्रवाहित करने में सक्षम नहीं थी। आर्घ, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चिल्लाने से तुम्हें इसे नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वास्तव में मैं क्या सोच रहा था कि तुमने इसे अभी जगाया है और अभी तक इसे नियंत्रित करने का समय नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप ज्वलंत जानवर को जगा रहे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? सेबेस्टियन ने पूछा, क्योंकि वो किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है यदि वो खुद को जागृत करना चाहता था, क्योंकि यही एकमात्र कारण था कि वो उसके ज्वलंत आत्मा जानवर को देखना चाहता था। वो शक्ति के लिए भी उत्सुक था, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह इसे जागृत करने में सक्षम है तो वो उसे शारीरिक विभाग में अपनी गलती को कवर करने में मदद करेगा जो उसने अरोड़ा के लिए कमी की थी।
मुझे लगता है कि मैं निराशा महसूस कर रहा था। अपने साथियों की मदद न कर पाने की निराशा, लेकिन ज्यादातर गुस्सा मैं अपनी लाचारी पर गुस्सा था। मैं अपनी कमजोरी पर गुस्सा था और इसीलिए मैं फ्लेमिंग सोल्स बीस्ट को जगाने में सक्षम था। ऑरोरा ने कंधे उचकाते हुए सेबस्टियन के चेहरे पर खाली नजर डालते हुए समझाया। सेबस्टियन, ये क्या बकवास है? वो अपने शब्दों से इसे इतना आसान बना रही है। अगर ये इतना आसान होता तो पूरे कबीले में अनगिनत ज्वलंत आत्मा जानवर योद्धा घूमते रहते। रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है। सेबेस्टियन के विचार। रुको, मुझे लगता है मेरे पास एक विचार है ऑरोरा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगी। सेबेस्टियन ने पूछा। हाँ, तुम मेरे शब्द ले लो। ऑरोरा ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो पृथक जानकारी है और मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले कि आप मुझे अपना ज्वलंत आत्मा जानवर दिखाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्रोधित हो जाए और उस क्रोध को अपने अंदर के उस विशेष प्राणी को दिखाने के लिए प्रयोग करो जो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सेबेस्टियन ने बात करने के बाद उसके कुछ कहने का इंतजार किया, फिर एक तरह के संकेत की तरह अपनी बात जारी रखी। ठीक है, चलो। आपके भाई का बेटा हाल ही में राजधानी में था। क्या? एलेक्स राजधानी आया और मुझे उससे मिलने का कभी मौका नहीं मिला और किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, क्योंकि वह रॉयल मैज अकादमी में पंजीकरण कराने आया था और कुछ बाहरी बुजुर्गों ने उसे असफल करने के लिए टक्कर मार दी थी, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति रॉयल मैज अकादमी के विशाल ज्ञान के लिए उन्हें खतरे में डाल सके। सेबेस्टियन का गला साफ हो गया क्योंकि वो पहले से ही ऑरोरा की आंख को लाल रंग के गहरे रंग में बदलते हुए देख सकता था, लेकिन उसने खुद को बयान के उत्तरार्ध में कहने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसने खुद से कहा कि ये सब ज्वलंत आत्मा जानवर के लिए था और उनकी हत्या का प्रयास किया गया। टकराना? अरे, तुमने वादा किया था कि मुझे नहीं मारोगे। वचन है बंधन। सेबेस्टियन ने कहा कि लगभग 5 मीटर दूर उड़ने के बाद उसे अपनी जीभ के सिरे पर खून बहता हुआ महसूस हुआ जो बाहर आने को तैयार था। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पेट में चोट न पहुंचाने का वादा किया था। मैंने तुम्हारा चेहरा तोड़ने का कोई वादा नहीं किया था, ऑरोरा ने कहा, जैसे ही ऑरोरा की पीठ से ज्वाला के रूप में एक ड्रैगोनाई की छवि उभरी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। जब सेबेस्टियन ने यह देखा तो उसकी सारी शिकायतें झूठ की तरह गायब हो गई। अरे वाह, तुमने एक ज्वलंत आत्मा जानवर की इच्छा जगा दी है और इसने ड्रैगोनेक जाति के आंखों पर पट्टी बांधे प्रतिभाशाली व्यक्ति का रूप ले लिया है। क्या जंगली आभा है? सेबेस्टियन उसके नए रूप पर आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके शरीर पर एक ज्वलंत पूंछ और सींग दिखाई दिए। हालांकि उसकी पूंछ हैड्रियल की मानसिक छवि जितनी लंबी नहीं थी, फिर भी ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे कि ये स्पष्ट कर रही हो कि उसकी पूंछ शिशु अवस्था में थी। ऑरोरा द्वारा ज्वलंत आत्मा जानवर को जागृत करने के बाद ये बात पूरे कबीले और प्रतिद्वंद्वी कबीलों के सदस्यों में तेजी से फैल गई कि एक और शुद्ध रक्त वाला नेता जागृत हो गया है और वह प्राचीन ब्लेज कबीले के स्तर को एक पायदान ऊपर उठाने वाला है और उसके ज्ञान और सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। लेकिन पूरे प्राचीन ब्लेज कबीले और उन सभी लोगों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे तब निराश हो गए जब उन्हें पता चला कि मुख्य उत्सवकर्ता ने अपने लिए तैयार किए गए समारोहों को छोड़ दिया है और अंततः राजधानी छोड़ दी है, जबकि उन्हें प्राचीन ब्लेज कबीले के लिए प्रमुख निर्णय लेने वाले मुख्य शासक बुजुर्गों से कोई आदेश नहीं मिला था। कई लोग इस बात से नाराज थे कि उसने उसे मनाने के उनके प्रयासों को कैसे खारिज कर दिया था, लेकिन वे इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी हार्दिक इच्छाओं को व्यक्त नहीं किया क्योंकि उसने ज्वलंत आत्मा जानवर को जगाया था। उन्हें पहले ही अगले कुलपति या कुलपति के पद के लिए संभावित दावेदारों में सूचीबद्ध किया जा चुका है। वे केवल 3 अन्य लोग थे जिन्हें दावेदार के रूप में देखा गया था और वे पहले से ही स्टार मोनार्क दायरे में थे, इससे पहले कि वे वहां ज्वलंत आत्मा जानवर के रूप में जागते।
और इस वजह से ब्लेज कबीले के मुखिया के लिए ऑरोरा और भी प्रिय हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें अपने चाचाओं और चाचियों से भी ज्यादा क्षमताएं हैं, जो उससे एक पीढ़ी बड़े थे। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि वह कहाँ गई, फिर भी उन्होंने अपने कुल के वरिष्ठ अधिकारियों को उसे ढूंढने और उसे कुल में वापस लाने के लिए भेजा, क्योंकि एक संभावित उत्तराधिकारी को कभी भी कुल से बिना किसी सुरक्षा के बाहर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी किसी को भी मारने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सिरदर्द बन सकता है। इसलिए जब तक उनके उत्तराधिकारी खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते या वे स्टार सम्राट के दायरे में कदम नहीं रखते, तब तक वे हमेशा उनके रक्षक बने रहेंगे। और जब प्राचीन ब्लेज कबीला ऑरोरा की तलाश में व्यस्त था, ऑरोरा अंतरिक्ष समय यात्रा प्रणाली का उपयोग किए बिना एस्टोनिया शहर की यात्रा करने की कोशिश में व्यस्त थी, ताकि उसका कबीला दूर दूर तक फैली सूचना वेब के कारण उसका पता न लगा सके। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दें हर ब्यूटी। जिस क्षण वह एस्टोनिया की ओर जाने वाले किसी भी अंतरिक्ष अक्ष में प्रवेश करने की कोशिश करती, वे उस स्टेशन से उसका पता लगा लेते और फिर भी उसके इरादों को जान लेते, क्योंकि पूरे एस्टोनिया शहर में केवल एक ही व्यक्ति था जिसकी वह परवाह करती थी। हाँ, वह एलेक्स से मिलने के लिए एस्टोनिया शहर की यात्रा पर थी। भले ही सिर्फ एक बार के लिए, वो अपने दिवंगत भाई के बच्चे को देखने के लिए बहुत समय से तरस रही थी और राजधानी में रहने के दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसे सुनने के बाद वह इस बात से क्रोधित थी कि जिस कबीले को अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने अपने ही गुर्गों को एलेक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की अनुमति क्यों दी। इन सब बातों ने उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। वह जंगल के रास्ते पर चली, जो कि बहुत लंबी यात्रा थी और रास्ते में खूंखार जानवरों का इलाका होने के कारण अधिक खतरनाक भी थी। जंगल उन सभी डाकुओं और अपराधियों का घर था जिन्होंने किसी न किसी बड़े कबीले को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उन्हें निगरानी से बचने के लिए जंगल में ही रहना पड़ता था, अन्यथा उनका सफाया हो सकता था। लेकिन इतने लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण वास्तव में उनमें से कुछ की प्रकृति बदल गई, जिससे उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत सारे बुरे काम और अपराध करने पड़े। लेकिन ऑरोरा को डाकुओं की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कभी उसका सामना डाकुओं के किसी समूह से हो जाए जिसे वह संभाल नहीं सकती, तो वो बच सकती है और उसके पास एक नक्शा है जो उसे सम्राट जानवर के इलाके से बचने और रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है। लेकिन वह बदकिस्मत थी, इसलिए उसकी यात्रा सुगम होनी चाहिए थी और यही कारण था कि उसके पास जंगल में यात्रा करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। हालांकि प्राचीन ब्लेज कबीले ने उसे खोजने के लिए प्रवर्तक भेजे थे और कुछ ने जंगल में उसके रास्ते का पता लगा लिया था। वे अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए थे, क्योंकि जंगल कितना बड़ा है, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था कि उन्होंने इसे पूरी तरह से खोजा है, क्योंकि ये विशाल था, वास्तव में अज्ञात था। वे केवल उन हिस्सों को पार कर सकते थे जिनके बारे में उन्होंने अनुमान लगाया था कि वे उसे ढूंढ लेंगे, और यही कारण है कि इसमें लंबा समय लग रहा था। यद्यपि उनमें से अधिकांश जंगल में प्रवेश कर गए थे, लेकिन वरिष्ठ प्रवर्तकों ने जब सुना कि वह जंगल में चली गई होगी, तो उन्होंने उसके पदचिह्नों का अनुसरण करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि पुण्य कमाने के लिए कबीले में वापस रिपोर्ट करने के लिए लौट आए, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से आश्वस्त थे कि वे उसे तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक वह किसी दूसरे शहर में वापस नहीं आ जाती और उन्हें उसकी जानकारी का पता नहीं चल जाता, जिससे वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते जो जंगल में नहीं पाया जाना चाहता। बिना किसी ट्रैकर या जादुई वस्तु के उन्हें ढूंढना विशाल महासागर में सुई ढूंढने जैसा होगा। इस बीच जो व्यक्ति प्राचीन ब्लेज कबीले की अशांति के लिए वास्तव में जिम्मेदार था, वो अपने दोस्तों के समूह के बीच बैठा था और चर्चा कर रहा था कि वे कबीले से कैसे बाहर निकलेंगे और शहर के सभी कबीलों की युवा पीढ़ी के सभी टियर 1 को चुनौती देने के अपने मिशन को कैसे पूरा करेंगे। यद्यपि उन्होंने कुलपति से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ इनकार कर दिया। जब उन्हें याद आया कि ड्रेको ने उन्हें उस समय कितना बड़ा दिल का दौरा दिया था जब उन्होंने उस समय की सभी युवा पीढ़ी को चुनौती देने का फैसला किया था,
उन्हें अनगिनत कुलों से भीख मांगनी पड़ी और यहाँ तक कि कुल के खजाने से कुछ उपहार भी देने पड़े ताकि दूसरों का गुस्सा शांत हो सके, ताकि गॉर्डन कुल के प्रतिद्वंदियों में वृद्धि न हो। और उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि वे बीती बातों को भूल जाएंगे। और इस तरह वे अतीत में चीजों को निपटाने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी कुछ कबीले संतुष्ट नहीं थे और अभी भी ड्रेको की हत्या करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसने उस समय शहर में बहुत सारी प्रतिभाओं को शर्मिंदा किया था। और अब वह ये सुनकर कि एलेक्स और उसका गिरोह वहां जाकर वही काम करना चाहता है, जब उसने गिनती की कि कितने लोग हैं, तो उसका सिर दर्द करने लगा, क्योंकि ये मुसीबत ड्रेको द्वारा अतीत में कबीले पर लाई गई मुसीबत से दोगुनी से भी अधिक होगी, क्योंकि वह जानता था कि एलेक्स और उसका गिरोह ड्रेको से कहीं अधिक परेशान करने वाला है। और बहुत सारे कुलों द्वारा निगरानी की गई है, क्योंकि वे उन्हें चार्ट से हटाना चाहते हैं। ड्रेको द्वारा लाए गए डर के कारण उन्हें लगा कि एलेक्स सबसे बुरा होगा। ये सुनने के बाद कि उसने गोब्लिन्स के नरसंहार युद्ध की कमान कैसे संभाली थी, उसके कारनामे दूर दूर तक फैल गए हैं। महन, मैं सचमुच चाहता हूं कि ब्रैंडन यहां होता। आर्थर ने हार में आह भरी। वास्तव में उसके साथ क्या हुआ? एग्नेस ने पूछा, और यहां तक कि एलेक्स ने भी अपना ध्यान आर्थर की ओर मोड़ दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वह पूरी बात जानता होगा, क्योंकि वे लगभग हमेशा जुड़वा बच्चों की तरह एक साथ रहते थे, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। उस दिन से जब उसके पिता उसे लेने आए थे, मैंने सुना है कि वे दोनों एकांतवास में हैं और जल्दी बाहर नहीं आएंगे। आर्थर ने चेहरे पर पराजित भाव के साथ उत्तर दिया। सामान्य उत्साह। हो सकता है कि उसके पिता उसे कुछ अच्छी चीजें या तकनीकें सिखा रहे हों। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में चिंता न करें। मुझे लगता है कि चौथे बड़े को उसकी बहुत याद आती है और उन्होंने उसके साथ अधिक समय बिताने और उसकी सभी कमियों को पूरा करने का फैसला किया है। एलेक्स ने अपनी जगह से समझाया कि उनका मानना है कि पिता और पुत्र की जोड़ी को एक दूसरे से दूर रहने के सभी समय की भरपाई करने और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए समय की आवश्यकता है। तो अब आपका मतलब यह है कि वह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होगा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं? आर्थर ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, मैंने चौथे बुजुर्ग के साथ यात्रा की और मुझे लगता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक कबीले से बाहर रहकर बहुत अनुभव अर्जित किया है। और ऐसा कोई तरीका नहीं कि उनके पास ऐसे संसाधन या चीजें न हो जो उनके बेटे को बेहतर बनाने में मदद कर सके, जो हमारा अपना भाई भी है। मुझे यकीन है कि उसमें बहुत सुधार होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब ब्रैंडन अंततः उस एकांतवास से बाहर आएगा तो वो एक अलग व्यक्ति बन चुका होगा। एलेक्स ने अपने दावे पर खड़े होकर कहा। आर्थर ने जल्दी से एक तेज सांस ली। मैं अपने भाई से पीछे नहीं रह सकता। मैं ब्रैंडन से आगे निकलने का जोखिम उठा सकता हूं। आर्थर ये शब्द बुदबुदाता रहा, जबकि एलेक्स और पूरा गिरोह उसे देखता रहा। उसे परेशान करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लगा कि इस समय उन्हें उसके विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एलेक, मुझे लगता है कि अब हमें कबीले से बाहर निकल जाना चाहिए, आर्थर ने शांत होते ही अचानक कहा। एलेक्स, क्या आपको ये बात अचानक से उठानी पड़ी? एलेक्स ने कहा और जल्दी से आर्थर का मुंह ढक दिया और चारों ओर देखने लगा कि क्या कोई इस समय उन पर जासूसी कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दादाजी ने उसे सभी अन्य कुलों के टियर एक जादूगरों को बदलने की अनुमति देने के लिए कहा था, जिसके बाद कोई उन पर नजर रख रहा था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अपने दादाजी के सामने इतनी आसानी से खुद को उजागर कर दे। उस आदमी की आत्मसंतुष्ट मुस्कान ने उसे सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि वह कभी भी उनसे हारना नहीं चाहता था। क्षमा करें, मैं अभी बहुत चिंतित हो गई हूं। आप जानते हैं कि ब्रैंडन अभी भी एकांतवास में है और वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, जबकि मैं यहां कुछ नहीं कर रही हूं। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे हाथ बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि मेरे पास चौथे एल्डर द्वारा दिए गए संसाधन न हो और न ही मेरे पास वही अनुभव है एक महान युद्ध तकनीक को उकेरने के लिए,
लेकिन अपने स्वयं के हाथ और युद्ध के इरादे से मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और कौशल का निर्माण करूंगा जो मेरे साथ बढ़ेगा और एक दिन मेरे भाई ब्रैंडन से मेल खाएगा। आर्थर ने लाल आंखों से वादा किया, जिससे एलेक्स मुस्कुराया। उसने ये सब आर्थर को उत्साहित करने के लिए कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा, लेकिन अब उसे पूरे गिरोह को कबीले से बाहर निकालना था। क्योंकि आर्थर ने अपना रास्ता खुद चुना था, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने भाई के साथ जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई नुकसान न हो। जब अन्य कुलों के साथ चीजें हाथ से निकल जाती हैं और इस तरह एग्नेस को पूरे कुल के नक्शे और हाइव क्वीन के जालों की जानकारी होने के कारण वे कुल से बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। गॉर्डन कबीले के सामने के द्वार से गुजरते हुए और जब वे कबीले से बाहर जाने में व्यस्त थे, तो कुलपति किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में व्यस्त थे जो उन्हें समझा सके और उन्हें वहीं रहने के लिए राजी कर सके। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप मुझे उन्हें इस बारे में भूलने के लिए मनाने में मदद करेंगे? कुलपति ने चेहरे पर विदूषक जैसी मुस्कान के साथ सातवें बुजुर्ग से पूछा। हाँ, वह सातवें बुजुर्ग ड्रेको उससे मिलने गया था ताकि बच्चों को अन्य कुलों के प्रतिभाशाली लोगों से लड़ने से रोक सके। ड्रेको, एमर, 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 मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं सही व्यक्ति हूं जो उन्हें कबीले में बने रहने और बाहर जाकर नई मुसीबतें शुरू न करने की सलाह दे सकता हूं? ड्रेको ने खुद की ओर इशारा करते हुए कुलपति से पूछा, और जब कुलपति ने उसकी ओर देखा तो वह समझ गया कि वो कहां से आ रहा है। लेकिन कुलपति ने उसे मदद करने के लिए मजबूर करने की ठान ली थी, अन्यथा वो ड्रेको के क्वार्टर से बाहर नहीं जाने वाला था। फिर भी मुझे अभी भी विश्वास है कि वे आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आप एकमात्र बुजुर्ग हैं जो उन सभी के संपर्क में आए हैं और उन्हें बहुत कम समझते हैं, और वे आपका सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर वे किसी की बात सुनेंगे तो वह आप होंगे। आप देखिए, एलेक्स कभी भी मेरी बात नहीं सुनता सिवाय इसके कि ये बहुत जरूरी हो या इसमें उसके लिए कोई लाभ हो, और वह बदमाश मेरा पोता है। अब कल्पना कीजिए कि मैं किशोरों के एक पूरे समूह को रोकने की कोशिश कर रहा हूं जो ये महसूस करते हैं कि वे पूरे शहर में सबसे मजबूत हैं। कुलपति ने हार मानकर अपनी दोनों बाहें फैला दी और ड्रेको शर्म से लाल हो गया जब उसने कुलपति के शब्द सुने, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार वास्तव में ऐसा ही था। वो इतना अधिक आत्मविश्वासी हो गया था कि उसने लगभग हर जगह कबीले के लिए परेशानियां खड़ी कर दी और लगभग खुद को मार ही डाला था। सौभाग्य से उस दिन उसे कुलपति ने बचा लिया था, अन्यथा वो शहर के इतिहास में चर्चा का विषय मात्र रह जाता। ठीक है सर, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। इससे मैं पाखंडी लग सकता हूं क्योंकि वे मेरे पदचिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन यही कारण है कि मैं इसे रोकना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कबीला एलेक्स और उसके छोटे समूह को मिलने वाले आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, क्योंकि ये अतीत की तरह नहीं है जब कबीले अपनी युवा पीढ़ी के बारे में काफी लापरवाह थे। ड्रेको ने समझाया और कुलपति ने अंततः सचमुच मुस्कुराकर ड्रेको के कंधे पर 2 बार हाथ मारा। मुझे तुम पर गर्व है। अब चलो उन किशोरों को समझाएं और उन्हें ड्रेको डिजास्टर 2.0 को अंजाम देने से रोके। कुलपति ने पृथ्वी यात्रा कौशल का उपयोग किया और उन्हें एलेक्स के क्वार्टर के सामने ले आए और वे दरवाजे से अंदर चले गए। ये छोटी सी बात ड्रेको से छिपी नहीं थी। उसे याद था कि कैसे कुलपति नगर भवन में घुस आए थे, लेकिन यह दरवाजे से आया था और अनुमान लगाया कि ये सच था कि वे जो कहते हैं वो आदमी एलेक्स को इतना बिगाड़ देता है कि उनका वही बेशर्म रवैया है। कुछ तो गड़बड़ है, यहां कोई नहीं है, कोई शोर भी नहीं है। मुखिया के शब्द उसके कानों में पड़े और तभी उसने चारों ओर देखा और खाली आंगन का माहौल देखा, और निरीक्षण करने के बाद उसने कुछ मकड़ी के जाले देखे। ओह नहीं, ड्रेको चिल्लाया। क्या हुआ? कुलपति ने पूछा और इस बार उनका मजाकिया अंदाज नहीं दिखा। मुझे लगता है कि वे पहले ही चुपके से निकल चुके हैं। अब हम उन्हें रोक नहीं सकते।
हम अपने बच्चों को वापस लेने की तैयारी तभी कर सकते हैं जब हमें इस बारे में कोई खबर मिले कि वे किस कबीले पर पहले हमला करेंगे। ड्रेको ने अनुभव से समझाया। लानत है, एलेक्स। कुलपति ने एलेक्स का नाम पुकारते हुए आकाश की ओर चिल्लाया, जिससे कबीले के लगभग सभी लोगों ने उसका नाम पुकारते हुए सुना और वे आश्चर्यचकित हो गए कि इस बार उसने कुलपति के साथ क्या किया। आपको क्या लगता है कि हमें सबसे पहले किस जगह से शुरुआत करनी चाहिए? आर्थर ने एग्नेस से यह सवाल पूछा, क्योंकि इस काम के लिए हमेशा सबसे अच्छे विचार उसी के पास होते हैं। खैर, मुझे सच में नहीं पता। शायद मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एग्नेस ने कहा। उसने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और गहराई से सोचने लगी। क्यों न गॉर्डन कबीले के किसी प्रतिद्वंदी कबीले पर हमला किया जाए। कम से कम इस तरह से कबीले के लिए और अधिक दुश्मन बनाने के बजाय हम वास्तव में कबीले के भावी दुश्मनों की इच्छा शक्ति को तोड़ रहे होंगे। इस तरह हम एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारेंगे और आर्थर न केवल वो अनुभव प्राप्त करेगा जो वह चाहता है, बल्कि हमें अपने भावी प्रतिद्वंद्वियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और अगर बड़े लोग हम पर गुस्सा करना चाहें तो हमारे पास एक बहाना होगा। कम से कम हम कह सकेंगे कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटा रहे हैं। एलेक्स ने पीछे से बताया कि वो खड़ा था। जैसे ही उसने बात की, सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। यह कोई बुरा विचार नहीं है, एग्नेस ने कहा। आपको क्या लगता है ये कौन बात कर रहा है? ये गॉर्डन कबीले का धन्य कमांडर है। ओ, मेरी और प्रशंसा करो, एलेक्स ने कहा, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था जिसे टिप्पणी करना पसंद है, और उसके भाई बहन उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। नार्सिसिस्ट क्या होता है? आर्थर ने अचानक कहा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किन कुलों को छांटना है और लक्ष्य बनाना है, इसलिए हमें पहले किसे चुनना चाहिए। मैंने सुना है कि हमारे कुल के साथ लड़ाई करने वाले अंतिम कुल को रईसा कुल कहा जाता है। वे एक उपपरिवार है जो राजधानी में कठपुतली कबीले से जुड़े हैं, जिससे वे इस क्षेत्र में शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि उनके पीछे एक उच्च स्तरीय कबीले का समर्थन था। लेकिन वो उस युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं था जो हमारे कबीलों के बीच तब और बढ़ गया जब हमें एक जादुई खदान मिली और उन्होंने उस पर दावा कर लिया। इसे सबसे पहले खोजने वाले हम ही थे, लेकिन इसे भविष्य में उपयोग के लिए छोड़ दिया और हम पर जादू की खदानें चुराने का आरोप लगा रहे थे। वास्तव में हम अभी भी खदान के लिए लड़ रहे हैं, इससे पहले कि रक्त चंद्रमा युद्ध की घटना घटित हो और वे बेघर हो जाएं। आखिरी बार मैंने सुना था कि वे शहर के दक्षिणी क्षेत्र में रह रहे हैं। जब कई अन्य कबीले शहर में शामिल हो गए, वे हमेशा हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे, क्योंकि हमारी शक्तियों की प्रकृति लगभग समान है। एग्नेस ने अपने मन में जो कबीले की बात सोची थी उसके बारे में बताया, और सुनने वाले सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि रईसा कबीले की युवा पीढ़ी को इसके बारे में सिखाया जाए। एक सबक, ताकि जब वे बड़े हो जाएं तो वे अपने बड़ों की तरह लालची न हों। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे पास पहले से ही पहला लक्ष्य है, जो आर्थर का पंचिंग बैग होगा। एलेक्स ने कहा कि जब वे सभी हंसे और शहर के दक्षिण की ओर जाने लगे, तो उनके पैर जमीन पर इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे हवा में उछलकर छत पर उतर गए और रईसा कबीले की ओर जाते हुए अपनी कलाबाजियां दिखाने लगे। हालांकि लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई या उन्हें नियंत्रित करने के लिए शहर के गार्डों को बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने उनके कबीले पर गॉर्डन कबीले के प्रतीक चिन्ह देखे थे। शहर में कम से कम लगभग हर कोई अब गॉर्डन कबीले के बारे में जानता है, जिसने उन्हें पिछली बार ब्लड मून विजय में गोब्लिन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने में मदद की थी। इससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी, जिससे शहर में कहीं भी उनके कबीले के सदस्यों को याद रखने वाले लोग बन गए थे, क्योंकि वे हमेशा अपने कबीले के प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े पहनते थे, और चूंकि इसमें शामिल सजा के कारण कोई भी कबीले का प्रतीक चिन्ह चुराने के बारे में नहीं सोचता था। शहर के लोग हमेशा गॉर्डन कबीले के प्रतीक चिन्ह के साथ किसी को भी देखने वाले के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे।
उन्हें रईसा कबीले के दरवाजों तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगे और उन्होंने वहां 2 पहरेदारों को देखा जिनके पास टियर 2 जादूगरों की खेती थी और वे द्वारों की रखवाली कर रहे थे और वे अपने कबीले के कपड़े पूरे प्रदर्शन के साथ सुपरस्टार की तरह अकड़कर गेट की ओर चले गए। जब 2 गार्डों ने पहली बार बच्चों के कपड़े आते हुए देखे तो वे पहले तो डर से कांप गए क्योंकि उन्हें याद आया वहां के कुलपति ने उन्हें गॉर्डन कबीले के किसी भी सदस्य से दूर रहने को कहा क्योंकि वे 1 महीने पहले शहर में बसने के बाद से ही उनके साथ किसी भी टकराव से बचने की कोशिश कर रहे थे। एस्टोनिया शहर में प्रवेश करने के बाद जब उन्होंने गॉर्डन कबीले के सभी कार्यों के बारे में सुना तो वे वास्तव में उनसे सावधान हो गए। उन्होंने सुना कि कैसे अन्य कुलों को उनके साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि वे उन्हें एक शक्तिशाली समूह मानते थे जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए। और जब उनके कुलपिता ने यह दावा किया था कि उनका कुल सत्ता में गॉर्डन कुल से बराबरी पर है तो उन्होंने उसकी अज्ञानता पर उपहास किया था और उसे अदूरदर्शी व्यक्ति कहा था। जैसा कि उन्होंने कहा कि गॉर्डन कबीला इतना गुप्त था कि कोई भी वास्तव में उनकी वास्तविक ताकत को नहीं जानता था। वे केवल इसका अनुमान लगा सकते थे, लेकिन अपने अनुमान के साथ भी वे अभी भी ऐसे कबीले से नहीं लड़ना चाहते थे जो अपनी ताकत को इतना छुपाता है। वे ये भी सोचते हैं कि कुलपति एक कठपुतली हो सकता है जिसे जनता की राय को भ्रमित करने के लिए वहां रखा गया है क्योंकि लंबे समय से अफवाहें चल रही हैं कि कुलपति कबीले में सबसे मजबूत नहीं था बल्कि कबीले का प्रवक्ता था जो कबीले की ओर से हमेशा सभी गतिविधियों में शामिल होता था। और यही कारण था कि वहां के कुलपति ने उन्हें गॉर्डन कबीले से दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन यहां उसी कबीले से युवा पीढ़ी का एक समूह आ रहा था और गार्ड को यकीन था कि वे अच्छे इरादों से नहीं आए थे। शांत हो जाओ दोस्त, ये गॉर्डन कबीले के टियर 1 के कुछ नामी लोगों का समूह है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गार्डों में से एक ने एलेक्स और उसके दस्ते के पावर लेवल को पढ़ने के बाद अपने सहयोगी से कहा, रुको। गार्ड, जिसे अभी अभी सुधारा गया था, तुरंत होश में आया और उसने अपना गुस्सा बच्चों पर निकालना चाहा। हम आपकी युवा पीढ़ी को चुनौती देने आए हैं, जाओ और अपनी चुनौती पेश करो। हम यहां आपके कबीले के दरवाजे के बाहर इंतजार करेंगे ताकि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति उस लड़ाई का न्यायाधीश बन सके जो होने वाली है। आर्थर ने गार्डों से कहा और उनमें से एक ने उपहास किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रईसा कबीले में आकर हमें चुनौती देने की? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो और चूंकि तुम्हें घर पर ठीक से नहीं सिखाया गया है इसलिए मैं तुम्हें उनके लिए सिखाऊंगा। गार्ड ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा क्योंकि उसने बच्चों को पीटने की योजना बनाई थी क्योंकि वे टियर 1 जादूगरों का एक समूह थे। उन्हें वापस घर भेजकर उम्मीद की जा रही है कि इस तरह जब वह इसकी रिपोर्ट कुलपति को देगा तो उसे कुछ पुण्य मिलेगा। शायद वह एक साधारण गार्ड से पदोन्नति पाने में भी सक्षम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आभा को प्रकट किया और आर्थर की ओर छलांग लगाई जो आगे था, उसने देखा कि वह मुस्कुरा रहा था। टियर 2 जादूगर का सामना करते समय वह डरने का कोई संकेत भी नहीं दिखा रहा था। आर्थर के इस व्यवहार ने गार्ड के दिमाग को इसे जल्दी खत्म करने के लिए मजबूत किया क्योंकि उसे इस बच्चे के बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उस पर लग पाता, आर्थर ने महसूस किया कि उसके सामने वाला लड़का धुंधला हो गया और अगले ही पल उसने अपने पेट पर एक बहुत बड़ी ताकत का प्रहार महसूस किया और वो गेट की ओर वापस उड़ गया। अपने सहकर्मियों की मदद से उसे जल्दी से वापस खड़ा किया। जब उसने आर्थर की ओर फिर से देखा तो उसके चेहरे पर भय का भाव था। उसके मुंह के एक कोने से खून टपक रहा था। उस पंच के पीछे की ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक टियर 1 जादूगर द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए था। उसने देखा कि आर्थर अपनी मुट्ठी पर फूंक मार रहा था जो सोने के दस्ताने से ढकी हुई थी क्योंकि उसने निश्चित रूप से अपने हाथ को धातु के तत्व में लपेट रखा था। इसे एक सुनहरे बॉक्सिंग दस्ताने की तरह दिखाना और एक गैरमौजूद धुआं उड़ाना जिससे गार्ड और अधिक परेशान हो गया। तुम बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर।
जब मैंने एलेक्स से मेरे पीछे आने को कहा तो इसका कारण यह था कि मैं चाहता था कि वो बड़े मालिकों से निपटे, लेकिन आप सभी जैसे साधारण जादूगरों के लिए, जो बहुत सारी दवाओं के साथ अपने स्तर को उन्नत करते हैं और डरते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन जब आप मजबूत जादूगरों को देखते हैं तो हमेशा डरपोक व्यवहार करते हैं। आप सभी के लिए एक मुट्ठी पर्याप्त है, आर्थर ने अपने चेहरे पर उग्र भाव के साथ कहा। हालांकि गार्ड को समझ नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उस मुकाबलों के बाद उसे एक बात का यकीन हो गया था, और वह ये कि वह अपने सामने खड़े बच्चे को हरा नहीं सकता था। लोग पहले से ही रईसा कबीले के मुख्य द्वार के आसपास इकट्ठा होने लगे थे। हंगामा होते देख उन सबने ये देखने का निश्चय किया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा कि गॉर्डन कबीले के 4 बच्चे रईसा कबीले की युवा पीढ़ी को चुनौती देने के लिए वहां मौजूद थे। इस प्रकार की लड़ाई ने उनके खून को पंप कर दिया, जिससे वे नई तेजी से उन सभी तक फैल गए जो इसे सुनने के लिए तैयार थे, और रईसा के कबीले के सामने का दरवाजा अधिक व्यस्त हो गया। आर्थर द्वारा मारा गया गार्ड पहले ही कबीले के अंदर जा चुका है, ताकि कबीले के अधिकारियों को बुलाकर इस मामले से निपट सके, क्योंकि वे लड़कों को संभाल नहीं सकते थे। उसके सहकर्मी को वास्तव में उससे जल्दी वापस आने के लिए विनती करनी पड़ी, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था, जिसे गॉर्डन कबीले के बच्चों को देखना पड़े जो अपनी राक्षसी ताकत के साथ मानव वेश में जानवर जैसे दिख रहे थे। एलेक्स ने रईसा कबीले के मुख्य द्वार की सजावट को देखने में अपना समय लगाया। जिस दरवाजे का इस्तेमाल किया गया था वो निश्चित रूप से एक कीमती लकड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रईसा कबीला अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, और दरवाजों के ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर रईसा वंश का नाम प्राचीन लिपि में लिखा था और काले रंग से बहुत ही दबंग तरीके से लिखा था। जब से नए कबीले शहर में आए थे, एलेक्स को उन्हें देखने जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वे लोग ही थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की बड़ी संख्या के कारण एस्टोनिया शहर में जमीन के बड़े टुकड़े खरीदे थे, और जो अभ्यास मैदान वे बनाने वाले थे उसके लिए जगह की जरूरत थी। उन्हें लगा कि शायद अब शहर का फिर से दौरा करने का समय आ गया है, ताकि ये महसूस किया जा सके कि शहर पहले की तुलना में अब कितना अलग है। गार्ड, जिसके आंतरिक अंग आर्थर के घूंसे से पहले ही घायल हो चुके थे, सीधे पैट्रियार्क हाउस की ओर जाने वाले कबीले में घुस गया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, सीढ़ियों पर उसे 2 किशोरों ने रोक लिया, जो पैट्रियार्क हाउस से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। रुको, एक भटकी हुई आत्मा की तरह पितृसत्तात्मक निवास की ओर भागने का अपना कारण बताओ, एक लंबी पोनीटेल वाली किशोरी ने पूछा। वो पिछली पीढ़ियों में रईसा कबीले का नेता था और अब टियर 3 जादूगर है। सर रैडोल्फ, फाटक पर समस्या है और मैं कुलपति और बुजुर्गों को रिपोर्ट करने आया हूं, ताकि वे इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सके। गार्ड ने जल्दी से जवाब दिया। वो कौन है जिसने रईसा कबीले के द्वार पर मुसीबत लाने की हिम्मत की? मुझे पूरी जानकारी बताओ। रैडोल्फ ने पूछताछ की और गार्ड ने जल्दी से गॉर्डन कबीले के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ था उसे समझाया, और फिर भी उसने कहानी में कुछ बातें जोड़ दी, जिससे रैडोल्फ को और गुस्सा आया और वो खुद को और अधिक पीड़ित दिखाने लगा। जब रैडोल्फ ने सुना कि गॉर्डन कबीले के बच्चे अपने कबीले के सामने के द्वार पर हैं, तो वो बुरी तरह मुस्कुराया। अच्छा, योन टियर 2 से टियर 1 तक की सभी युवा पीढ़ी को इकट्ठा करो। हम गॉर्डन कबीले के उन कमीनों को बहुत सारी चोटों के साथ हरा देंगे। रैडोल्फ ने एक बीमार हंसी के साथ कहा, क्योंकि उसने अपनी कुछ जादुई शक्ति जारी की थी। लेकिन कुलपति ने कहा। गार्ड कुछ कहने ही वाला था कि रैडोल्फ ने उसे फिर से रोक दिया। कुलपति, हम गॉर्डन कबीले के कुछ रोने वाले बच्चों की वजह से कुलपति को कैसे परेशान कर सकते हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे कबीले में कोई भी नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके? क्या आप रईसा कबीले का नाम बदनाम करना चाहते हैं? मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि कुलपति को गॉर्डन कबीले के उन बच्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम स्वयं उनकी देखभाल करेंगे। रैडोल्फ ने चलते हुए कहा, हालांकि गार्ड उसे रोकना चाहता था या फिर कुलपति निवास तक चलना चाहता था। लेकिन रैडोल्फ ने जो कुछ कहा उसके बाद
उसने कुलपिता के विश्राम स्थल की ओर अगला कदम बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि राडोल्फ का कबीले में उससे अधिक दर्जा था। और अगर वो कभी भी कुछ भी मजाकिया करने की कोशिश करता है और राडोल्फ को नाराज कर देता है, तो कबीले में उसका रहना उसके लिए नारकीय हो सकता है। इसलिए वह केवल यही कामना कर सकता है कि राडोल्फ उन गॉर्डन कबीले के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, बच्चों के साथ पूरी गंभीरता से पेश आए और उन्हें हराएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी से बचा जा सके। फिलहाल वो केवल राडोल्फ पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते थे, जिसे रईसा कबीले की सभी युवा पीढ़ी अपना नेता मानती थी। आर्थर रईसा कबीले के द्वार के ठीक बाहर फर्श पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था और उस रक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था जो रईसा कबीले की युवा पीढ़ी के साथ वापस आने के लिए अंदर गया था। लेकिन रईसा कबीले के द्वार के सामने पहले से ही दर्शकों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा था उसके कारण मौज मस्ती में शामिल होना चाहते थे। एलेक्स ने पहले चारों ओर देखा और फिर आर्थर की ओर देखा, जो जमीन पर पैर फैलाकर बैठा था और जानता था कि वे आज किसी अन्य कबीले को चुनौती नहीं दे पाएंगे, चूंकि गॉर्डन कबीले को जल्द ही उनके जाने के बारे में पता चल जाएगा, और जब उन्हें पता चलेगा तो यही भीड़ उन्हें यहां तक ले आएगी। हालांकि एलेक्स को इस बात की चिंता थी कि भीड़ उन्हें ढूंढने के लिए एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ है। आर्थर वास्तव में खुश था कि उसे लड़ते हुए देखने के लिए भीड़ थी। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वह रईसा कबीले के टियर एक जादूगरों को चुनौती दे रहा है, अगर ये सब देखने और इसकी जानकारी फैलाने वाला कोई नहीं था? यद्यपि वो ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वो अपने मन में विजय नृत्य कर रहा था। कदमों की आहट ने उसे उसकी सोच से जगा दिया, जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया और रईसा कबीले की युवा पीढ़ी को कबीले से बाहर आते देखा। वे सभी बहुत बदमाश व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि वरिष्ठ रैडोल्फ ही उनका नेतृत्व कर रहे थे। रैडोल्फ हमेशा इस बात से नाराज रहते थे कि कुलपति ने उन्हें गॉर्डन कबीले से दूर रहने के लिए कहा था। वे हमेशा से खुद को श्रेष्ठ जादूगर मानते आए हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि उन्हें गॉर्डन कबीले से क्यों डरना चाहिए, क्योंकि अब वे दोनों एक ही शहर में रहते हैं। और यही कारण था कि वह इस छोटी सी चुनौती का उपयोग उन्हें शर्मिंदा करने के लिए करना चाहता था और अपने कुलपति को यह दिखाना चाहता था कि गॉर्डन्स कबीले का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ओह, हमारे पास यहां क्या है? ये वास्तव में गॉर्डन कबीले की ए टीम है, रैडोल्फ ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा, जबकि रईसा कबीले के बाकी लोग रैडोल्फ के पीछे से आर्थर, एलेक्स, एग्नेस और नाइट पर जोर से हंस रहे थे। एलेक्स ने इस अनादर पर नाराजगी जताई, हालांकि वे उन्हें चुनौती देने के लिए प्रतिद्वंदी कबीले से आए थे। लेकिन यह पहली बार था जब वो प्रतिद्वंदी कबीले के किसी व्यक्ति का सामना कर रहा था और उसने महसूस किया कि रईसा कबीले के लोग वास्तव में कितने बुरे स्वभाव के थे। लेकिन उसका किला शब्दों में नहीं था, वो केवल आर्थर की ओर चल सकता था, जो अभी भी इस सब के बीच में था, और उसके कानों में फुसफुसाया ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि वह रायसा कबीले को शब्दों और मार्शल क्षमता दोनों में शर्मिंदा करे। एलेक्स की क्रोधित अवस्था को देखते हुए आर्थर लड़ने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया, क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि किसी ने एलेक्स को चुनौती देने की हिम्मत की। आपको एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। आज आप अपनी हार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। रैडोल्फ ने शेखी बढ़ारी। पहले जब मैंने सुना कि यह तुम्हारा कबीला था जो हमारे मुख्य द्वार पर परेशानी पैदा करने आया था, तो मुझे वास्तव में गुस्सा आया कि एक साधारण गॉर्डन कबीला हमें चुनौती देने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि आप सभी को गॉर्डन कबील में अगली बड़ी चीज के रूप में पूजा जा रहा है, तो मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं न केवल इस चुनौती में दिलचस्पी रखता हूं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करूंगा कि हम आपके प्रतिद्वंदी को हरा दें। राडोल्फ ने कहा कि रईसा कबीले के कुछ जादूगरों ने तो अपनी अंगुलियां चटकानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ओह, जब तक आप किसी भी टियर एक जादूगर को यहां भेजते हैं, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे बहुत ज्यादा निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे और सभी से बहुत प्रशंसा सुन रहा हूं।
आर्थर ने अपने कान उठाते हुए एक उदासीन रवैया दिखाया और रईसा कबीले के सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए ऐसी बातें कहीं जिससे वे और अधिक क्रोधित होते प्रतीत हुए। और एक रईसा कबीले पीक टियर, एक जादूगर जो वास्तव में युवा लग रहा था, सामने आया और राडोल्फ की ओर झुका। बड़े सीनियर, मुझे कबीले के लिए उसकी देखभाल करने दे। उनके बयानों ने मेरे जादूगर दिल को उत्तेजित कर दिया है और मैं अपने दिल के ब्लॉक को दूर करने के लिए उसे हराना चाहता हूं। युवा जादूगर ने आगे बढ़ते हुए कहा। रैडोल्फ ने जादूगर की ओर देखा, लेकिन वह अपना इक्का नहीं देख सका क्योंकि वह जमीन की ओर देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया जिससे उसे आर्थर को चुनौती देने का मौका मिला। जादूगर सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक था जिसे रईसा कबीले ने हाल ही में पाला था। हालांकि वह अभी भी युवा हो सकता है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वह भविष्य में कबीले में एक विशेष व्यक्ति बनने जा रहा था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे अनुमति दे सके। इतनी क्षमता वाले एक जादूगर को किसी ऐसी चीज के कारण दिल का संघर्ष शुरू हो जाता है जो उसे सरल लगती है, और इसीलिए उसने जादूगर को लड़ने का मौका दिया। और अगर वह जीत जाता है, वो अपने दिल के संघर्षों पर विजय प्राप्त करेगा और नए रूप में पुनर्जन्म लेगा। लेकिन अगर वो हार गया तो उसे गॉर्डन कबीले के चुनौती देने वाले की वास्तविक युद्ध शक्ति का अनुमान लगाने का मौका मिलेगा। रईसा कबीले का बच्चा आर्थर के पास आया और उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था। आप सभी को रईसा कबीले में आने का पछतावा होगा। मैं लंबे समय से लोकप्रिय होने के लिए ऐसे क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं आपके कबीले की सफलता की लहर पर सवार होकर लोकप्रिय होने जा रहा हूं। रईसा कबीले के बच्चे ने कहा, और उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह एक शरारती मुस्कान आ गई। उसे कभी भी हृदय संबंधी कोई बाधा नहीं हुई थी। उसने बस उस मौके का इस्तेमाल लड़ने के लिए किया, क्योंकि उसे लगा कि वो आर्थर को हरा सकता है और फिर गॉर्डन कबीले की प्रतिष्ठा का उपयोग अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए कर सकता है, क्योंकि वो गॉर्डन कबीले की प्रतिभा को हराने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। जितना अधिक वह सोचता था कि वे उसका नाम कैसे कहलाएंगे या इसके बारे में कैसे गपशप करेंगे, वह संतुष्टि में मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके कबीले में बहुत सारे जादूगर थे और यदि उसके वरिष्ठ रैडोल्फ ने उसे नहीं चुना तो चेंजलेंजर हार सकता था और उसे लड़ने का अवसर खोना पड़ सकता था। इसलिए उसने ऐसा किया। आर्थर ने घृणा से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। अब बहुत हो गया रोना धोना, बातें करना बंद करो और लड़ो। मैं यहां तुम्हारे जैसे बिगड़ैल बच्चे से उलझने नहीं आया हूं। मुझे अभी भी तुम्हारे कई कबीले वालों को हराना है, इसलिए आगे बढ़ो, आर्थर ने कहा। आपको अपनी अज्ञानता की कीमत चुकानी पड़ेगी। युवा रईसा कबीले के सदस्य ने कहा, जैसे ही उसने अपनी थैली हिलाई और उसमें से लकड़ी के आदमी जैसा कुछ निकला। यह वास्तव में मृत लग रहा था, लेकिन जिस क्षण युवक ने विभिन्न हाथों के संकेत किए और कठपुतली के शरीर के कुछ जोड़ों को छुआ, यह तुरंत जीवित हो गया। नीली आंखों वाली कठपुतली सीधे आर्थर की ओर बढ़ी, जिसमें लगभग अदृश्य मैना के धागे कठपुतली और युवा रईसा कबीले के सदस्य को जोड़ रहे थे। आर्थर ने कठपुतली की गति को देखकर आंखें सिकोड़ ली, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिससे वो निपट नहीं सकता था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे एक उड़ती हुई सुनहरी तलवार प्रकट हुई। टियर, एक धातु तत्व कौशल, पवित्र न्याय तलवार। उसने तलवार सीधे उस कठपुतली पर फेंकी जो उस पर झपट रही थी और हवा में मुक्का मार रही थी। तलवार कठपुतली से टकराई और वो कुछ मीटर दूर उड़ गई, और इससे आर्थर को काफी आश्चर्य हुआ। उसने वास्तव में सोचा था कि अपनी तलवार की शक्ति से वो कठपुतली को चकनाचूर करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कठपुतली बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री टियर एक सामग्री की तुलना में अधिक मजबूत थी, क्योंकि उसकी तलवार केवल कठपुतली की सतह को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। यद्यपि उसे अपेक्षित प्रभाव नहीं मिला, फिर भी उसने अपनी शेष गति का उपयोग करके तलवार को युवा रईसा वंश के सदस्य पर उड़ा दिया। जैसे ही रईसा वंश के सदस्य ने यह देखा, वो घबरा गया, लेकिन फिर भी जल्दी से जादू करने में सक्षम हो गया। टियर, एक मेटल स्पेल, मेटल शील्ड।
जैसे ही उसने धातु की ढाल बनाना समाप्त किया, तलवार उसके सामने आ गई और ढाल से टकराकर उसे चूर चूर कर दिया। लेकिन इस छोटी सी क्रिया ने उसके महत्वपूर्ण स्थान को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि पवित्र न्याय तलवार केवल उसके दाहिने हाथ को छू पाई थी। आह! युवक चिल्लाया, लेकिन आर्थर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने युवक का घृणित पक्ष देख लिया था, और चूंकि उसकी कठपुतली अभी भी दूर थी, इसलिए वो असहाय हो गया। और आर्थर, उसने इसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि वो उसके सामने आया और उसके पेट पर सीधा मुक्का मारा, जिससे उसकी सांस रुक गई और उसके पैर भी जमीन से उठ गए। और आर्थर ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसका चेहरा सीधे उसके घुटनों तक ले आया, और जब वे टकराए तो युवक तुरंत बेहोश हो गया और आर्थर ने उसके लंगड़े शरीर को भीड़ में फेंक दिया, जहां रईसा कबीले के सदस्य इंतजार कर रहे थे। कमजोर, दयनीय और बेकार। कल्पना कीजिए कि ये बदमाश अपनी दयनीय ताकत के साथ हमारी प्रतिष्ठा की लहरों पर सवार होने की बात कर रहा है। आर्थर ने चेहरे पर एक असहाय मुस्कान के साथ नाइट और एग्नेस की ओर मुड़ते हुए कहा। उसका कथन उस युवक की फुसफुसाहट के विपरीत सभी भीड़ तक फैल गया, जिसे केवल आर्थर ने सुना था। आर्थर ने जिस तेजी से उसके कबीले के सदस्य को बाहर निकाल दिया, उससे राडोल्फ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। हालांकि वे लंबे समय तक नहीं लड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी कि एक शीर्ष टियर, एक जादूगर उसे नहीं हरा सकता, चूंकि वो उनके कबीले का सबसे मजबूत शिखर टियर एक जादूगर था, जिसका अभी अभी ध्यान रखा गया था। इसलिए उन्हें एक एक करके भेजने से उन्हें केवल प्रारंभिक हार की ओर भेजना पड़ता। इसलिए उसने गंदा खेलने का फैसला किया। तुम 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 अब वहां जाओ और उसे खत्म करो। रैडोल्फ ने उनके पास मौजूद 5 अगले सबसे मजबूत शीर्ष टियर एक जादूगरों की ओर इशारा किया और उनसे बाहर जाकर लड़ने के लिए कहा। वे वास्तव में शर्मिंदा थे जब उनके नेता ने ये कहा, क्योंकि वे लोग देख रहे थे, और चाहे वे जीत भी जाएं, इससे वो प्रभाव नहीं आएगा जो वे चाहते थे। लेकिन वे इतने मूर्ख नहीं थे कि ये मान ले कि वे अकेले आर्थर को हरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्यों चाहता था कि वे एक साथ लड़े। गॉर्डन कबीले के कपड़े पहने 2 युवक एलेक्स के प्रांगण में घुसे और कुलपति तथा ड्रेकों के सामने झुके, जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे और किसी ऐसे सुराग की तलाश में थे जिससे उन्हें पता चल सके कि वे किस कबीले पर हमला करेंगे। कुलपति को परेशान करने के बाद दोनों युवकों ने ड्रेकों का सामना किया और उसे एक कागज दिया, जिसे उसने खोला और जल्दी से उसमें लिखी सामग्री को देखा। उसके बाद ड्रेको ने कागज को आग में जलाकर राख कर दिया। तुम ऐसा क्यों करोगे? मैं तो पत्र के अंदर की सामग्री भी नहीं पढ़ पा रहा था। कुलपति ने शिकायत की जब उसने ड्रेको को वो पत्र जलाते देखा जो 2 युवक उसके पास लाए थे। आखिरकार उसे पता था कि ड्रेको ने उन्हें बच्चों से संबंधित कोई भी खबर लाने के लिए कब भेजा था, जो वे उसके पास वापस ला सकते थे। मुझे खेद है कि मैंने अपने स्वभाव के विपरीत काम किया। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम स्वयं जाकर उन्हें उठा पाएंगे। ड्रेको ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने रईसा कबीले पर हमला किया है। ड्रेको ने तेजी से जवाब दिया और देरी करने की हिम्मत नहीं की ताकि कुलपति और अधिक चिढ़ न जाए, जैसा कि वो पहले से ही महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उस कबीले का ढोंग कर रहे हैं। वे हम पर सीधा हमला करते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हम उनसे बहुत कमजोर हैं। लेकिन जब से उन्होंने एस्टोनिया शहर में प्रवेश किया है, वे वास्तव में बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं, और लड़कों को लाने के लिए वहां जाने से अंततः हमारी शक्तियों का परीक्षण होगा। कुलपति ने वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए जोर से कहा। मुझे लगता है कि उनके अच्छे व्यवहार का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने हमारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी। मुझे लगता है कि हम उनके लिए फिर से भेड़ होने का नाटक नहीं कर सकते जब हम वास्तव में एक भेड़िया हैं। ड्रेको ने आगे कहा, और वहां खड़े 2 युवक आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने सुना कि उनके कबीले के नेता इस बारे में बात कर रहे थे
कि वे दूसरे कबीले की बुद्धिमत्ता के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वैसे भी उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कुलपति ने अपना हाथ हिलाया और पृथ्वी यात्रा कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था, इससे पहले कि उसका हाथ ड्रेको द्वारा छीन लिया जाता। हमें वास्तव में रईसा कबीले के उन पुराने राक्षसों के सामने आने या अपनी शक्तियों का परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये सिर्फ युवा पीढ़ी है जो एलेक्स और उसके गिरोह का सामना कर रही है। मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी इससे दूर रह रही है। ड्रेको ने समझाया। तो मुझे क्या करना होगा? क्यों न टियर 2 और टियर 3 के जादूगरों को भी भेज दिया जाए और जो एक मिशन पर पास में है उन्हें भी बुला लिया जाए, ताकि अगर कभी झगड़ा बढ़े तो वो युवा गीक्स के बीच सुलझा लिया जाए। हमें वास्तव में युवा पीढ़ी से संबंधित मामलों को लेकर खुद को तनाव में डालने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि एलेक्स और अन्य लोग खुद को संभाल सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह आपकी शुरू से ही योजना थी? कुलपति ने संदिग्ध नजर से पूछा, जब उन्होंने फिर से ड्रेको की ओर देखा। हम लंबे समय से चुप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी को भी हमारी तरह चुप रहना होगा। जादूगरों को गर्म खून वाला होना चाहिए और अपनी दिल की इच्छाओं का पीछा करना चाहिए। अगर वे सिर्फ अभ्यास करते रहेंगे और नए सिंगों की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे तो उन्हें जल्द ही अड़चन का सामना करना पड़ेगा। ड्रेको ने समझाया, इससे पहले कि कुलपति ने क्रोधित चेहरे के साथ स्वीकार किया। लेकिन ड्रेको के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब युवा पीढ़ी का गर्म खून अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक नहीं पाएगा और अंततः अपनी ताकत प्रकट करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म होने दे। हालांकि उसे एलेक्स की खुद पर नजर रखने और जिंदा रहने की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन वह बाकी बच्चों के लिए ऐसा नहीं कह सकता था और इसीलिए उसने कबीले के टियर 2 और टियर 3 युवा पीढ़ी के जादूगरों को रायसा कबीले में बैकअप के रूप में काम करने के लिए भेजने की योजना बनाई। वो आशा कर रहा था कि ये हाथ से निकल जाएगा और गॉर्डन कबीले की युवा पीढ़ी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो इस बात से ऊब चुका था कि नई पीढ़ी कितनी कोमल हो गई है, लेकिन वह हमेशा ये मानता था कि एलेक्स और उसका गिरोह एक और बड़े संघर्ष को भड़काने के लिए आवश्यक चिंगारी थे। हालांकि वह बाहर से सामान्य रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन वास्तव में वो अंदर से काफी खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अगली खबर का इंतजार नहीं कर सकता था। पांचों टियर 1 जादूगरों को पहले तो शर्मिंदगी महसूस हुई होगी जब उन्हें आर्थर से लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब उसने जल्दी से उनमें से प्रत्येक को एक मुक्का मारा और अपने तीखे शब्दों से उनके चेहरे पर रगड़ दिया, तो उन्हें अंततः एहसास हुआ कि भले ही वे अपना सम्मान खो दें, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वास्तव में उसे हरा दें, अन्यथा उनका कबीला पूरी तरह से अपना सम्मान खो देगा, क्योंकि उन्हें उन लोगों में से एक माना जाएगा जो 5 टियर 1 जादूगरों के साथ एक टियर 1 जादूगर को भी नहीं हरा सकते। आर गजज। रईसा कबीले के जादूगरों ने अपनी कठपुतलियों को आगे भेजा, लेकिन आर्थर ने एक प्रकार का पैर का काम समझ लिया था जिससे वो कठपुतलियों के सभी हमलों से बच गया और उनकी गति इतनी मूर्खतापूर्ण लग रही थी कि उसने अपने जोड़ों पर मुक्का मारा। उनकी स्थायित्व में गिरावट और कठपुतली को इस तरह से हिलाना जैसे कि वे जल्द ही टूटने वाले थे। वो वास्तव में 5 कठपुतलियों के साथ मजे कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सुनहरी मुट्ठी के पंच की शक्ति का परीक्षण किया था। चूंकि कठपुतलियां पहले व्यक्ति की कठपुतलियों जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उनका प्रदर्शन शर्मनाक था और वे आर्थर के लिए कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थी। चूंकि उन्होंने अपनी कठपुतली बनाने में जिस सामग्री का उपयोग किया था वो टियर 1 सामग्री से थी, आखिरकार हर किसी के पास उस प्रकार के धन तक पहुंच नहीं थी जिस तक पराजित युवा जादूगर की पहुंच थी। आखिरकार वो न केवल प्रतिभाशाली था, बल्कि वह रईसा वंश के एक बुजुर्ग का पोता भी था, जिससे दूसरों को ऐसा महसूस हुआ कि उसका भविष्य का रास्ता पहले से ही तय था। जब रईसा कबीले के 5 कठपुतली स्वामियों को यह एहसास हुआ कि उनकी कठपुतली कला आर्थर को नहीं हरा पाएगी,
तो उन्होंने अंततः हार मान ली और उसे घेर कर हमेशा के लिए हराने का फैसला किया। पहले तो वे उससे सीधे तौर पर इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसकी भयानक युद्ध क्षमताएं देखी थी और उनमें से कोई भी उस तरह से मारा नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब उन सभी ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और आर्थर पर मुक्का और कौशल का प्रहार किया, और वो अहंकार से हंसा। अब तो ऐसा ही है, तुम डरपोको, मुझे तो लगा था कि तुम में मुक्का मारने की हिम्मत नहीं है। मैं तो पहले ही तुम्हारी लाठियों से लड़ते लड़ते उग गया था। आर्थर ने उन्हें ताना मारा, जिससे प्रमुख जादूगर गुस्से से आग बबूला हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी अद्वितीय कठपुतली को लाठी कहने की? वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन आर्थर केवल घमंड से हंसता रहा क्योंकि उसने उन सभी पांचों के साथ मुक्कों और लाते का आदान प्रदान किया और अभी भी वो ऊपरी हाथ वाला था। लड़ते समय वो हवा में धातु के तत्वों को खींचकर अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा करके धातु के तत्वों को छोड़ रहा था, और ये एक कवच का रूप ले रहा था जो आर्थर की रक्षा करेगा। हालांकि जादूगरों ने उसका ध्यान भटकाने के लिए तेजी से हमला करने की कोशिश की ताकि वो कवच स्थापित करने में विफल हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कवच निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ऐसा मत सोचो कि हम सिर्फ शारीरिक हमला ही कर सकते हैं। एक जादूगर आर्थर से कुछ मीटर पीछे हट गया और उसके सहयोगी ने भी ऐसा ही किया। वे सभी ये बताने में शर्मिंदा थे कि उन्हें आर्थर पर दबाव डालना बंद क्यों करना पड़ा, लेकिन असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके हाथ सुनहरे कवच से टकराने के कारण सुन्न हो रहे थे। वो लगभग उसके ऊपरी शरीर को ढक रहा था। कौन परवाह करता है कि आप कमजोर जादूगर किस हमले का उपयोग करते हैं? बस उन सभी को मुझ पर फेंक दो। आर्थर की हंसी कानों में गूंज उठी क्योंकि उसके लापरवाह रवैये और व्यवहार से वह किसी पुरानी चीनी फिल्म के शराबी युद्ध सरदार जैसा लग रहा था। क्योंकि उसके दोनों हाथ शुद्ध धातु तत्वों से लेपित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, क्योंकि धातु तत्व ने उनकी उंगलियों को नहीं ढका है। भाड़ में जाओ भाइयों, ये गॉर्डन कचरा घमंडी हो रहा है, चलो उसे हमारे कबीले के संयुक्त हमले का स्वाद चखाते हैं। आर्थर ने अपनी ओर आती हुई स्वर्णिम तलवारों की बौछार से बचाव के लिए अपने हाथों को जल्दी से एक साकार में पार कर लिया। हालांकि भीड़ सोच रही थी कि हमले को क्यों नहीं रोका जाए, लेकिन एक साथी धातु तत्ववादी के रूप में वो इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि ब्लेड का प्रक्षेप पथ हमेशा ही बदल सकता है। हवा में ही उसे बदल दिया गया, जिससे वो उसका पीछा करने लगा, और इसीलिए उसने बचने के लिए अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद नहीं की और हमले का सीधा सामना किया। धमाका, स्मैश। भीड़ उसे उस स्तर के हमले का सामना करते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी, और फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा, जबकि 30 से अधिक गोल्डन ब्लेड ने उस पर हमला किया था और वह केवल उसे पीछे की ओर धकेल सकता था। अपने आप को स्थिर करने के लिए उसने पृथ्वी के तत्वों का प्रयोग किया, जिससे उसके पैर जमीन में फंस गए तथा उसे पीछे की ओर धकेलने पर क्षतिग्रस्त टाइलों की एक लंबी रेखा जमीन पर बन गई। भीड़ ने उसके शरीर को देखा और उन्होंने पाया कि उसे केवल उन जगहों पर मांस के घाव लगे थे जहां सुनहरी तलवार से हमला किया गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बचाव इतना मजबूत होगा, और फिर भी उन्होंने देखा कि सुनहरा कवच वास्तविक समय में खुद की मरम्मत कर रहा था। रायसा कबीले के जादूगरों ने जो हमला किया है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब एक जादूगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये केवल एक सोने का ब्लेड ही भेजता है। लेकिन उन्होंने उस विशेष कास्टिंग के लिए जादू मंत्र बनाने के लिए अपने मन को एक साथ संयोजित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और जितना अधिक मन वे डालेंगे उतने अधिक ब्लेड बनेंगे और दुश्मन पर भेजे जाएंगे, अविश्वसनीय रूप से उन्मादी तरीके से। और ये पहली बार था जब उन्होंने एक टियर 1 जादूगर को उस हमले को रोकते देखा था, और उसने ऐसा बहुत ही सरल तरीके से किया। ये एक ऐसा हमला था जिसे रोकने में उनके कबीले के निम्न टियर 2 जादूगरों को भी मुश्किल हुई थी, और उन्होंने इसे एक गुप्त तकनीक करार दिया था। आर्थर ने उन्हें खाली नजरों से देखा और उनसे पूछा, रायसा कबीले के जादूगर, इसे कभी भी बाहरी कबीलों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए,
लेकिन जिस व्यक्ति पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है वो उनका आत्मविश्वास तोड़ने में सक्षम प्रतीत होता है, चाहे वे उस पर कुछ भी फेंक दें। बस इतना ही। आर्थर ने उन्हें खाली नजरों से देखा और उनसे पूछा, रायसा कबीले के जादूगर, भीड़। उन्होंने आर्थर को प्रकृति के एक विचित्र प्राणी की तरह देखा। तथ्य यह है कि वह उस हमले को इतनी आसानी से झेलने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वे उसके मुकाबले में नहीं थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि उन्हें उसे हराने में सक्षम होने से पहले एक टियर 2 जादूगर की आवश्यकता होगी। खैर, मैं जानता हूं कि आप कठपुतली जादूगर बहुत शक्तिशाली हैं। आखिरकार मैंने आपके पूर्वजों के कबीले के बारे में बहुत सारी अविश्वसनीय कहानियां सुनी हैं। मेरा मतलब राजधानी के मुख्य कठपुतली कबीले से है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इतने कमजोर होंगे। आर्थर ने कहा कि जैसे ही उसने अपने घावों से टूटी हुई धातु की तलवार के टुकड़े निकाले, उसका खून बहने लगा, क्योंकि धातु के कवच ने उसके खून से छू जाने के बाद जल्दी से खुले घावों को ढकने की कोशिश की। रईसा कबीले के सभी जादूगरों को आर्थर को मारने का मन हुआ। वास्तव में अगर आंखें मार सकती तो आर्थर उस छोटे से समय में कई बार मारा जाता। जैसे ही उसने एक बहुत ही दर्दनाक घाव खोला, वे हमेशा याद नहीं करना चाहते थे। सालों पहले उनका कबीला राजधानी में मुख्य कठपुतली कबीले की एक शाखा थी और वे राजधानी में भी रहते थे। लेकिन उनके पूर्वजों द्वारा किए गए एक अपराध के कारण उन्हें एक शाखा कबीले से अलग कर एक सहायक कबीले में बदल दिया गया, जिससे उन्हें राजधानी छोड़नी पड़ी और तब से उन्होंने कठपुतली पद की कई मुख्य तकनीकों तक पहुंच खो दी है और अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक पीढ़ी के साथ कमजोर होते जाने के कारण केवल थोड़ी सी प्रतिभा ही उनके द्वारा उत्पन्न की गई, जिसके कारण ही ये वंश आज तक जीवित रह पाया है। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने एक दुखती जगह को छू लिया है। हालांकि इसके लिए क्षमा करें। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप मजबूत हैं, लेकिन वास्तव में आपकी लकड़ी की कठपुतली के बिना मैं देख सकता हूं कि आप सभी ज्यादा मूल्यवान नहीं हैं। बस एक साथ मेरे पास आए। आइए इसे खत्म करें। आर्थर ने उन्हें फिर से ताना मारा, जिससे वे अपना आपा खो बैठे और आर्थर पर टूट पड़े। लेकिन परिणाम अपेक्षित था, क्योंकि आर्थर ने फिर से बचाव नहीं किया, क्योंकि उसका सुनहरा कवच वास्तव में पूरा हो गया था, जिससे वो युद्ध के एक तेजस्वी देवता की तरह लग रहा था। वो केवल उनका ध्यान बंटाने के लिए उनसे बातचीत कर रहा था, जबकि उसका कवच धीरे धीरे बनता जा रहा था और आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया और अब वो कुछ मुक्कों से नहीं डरता था। वास्तव में अब वो केवल तभी डरेगा जब कोई टियर 2 जादूगर उसके खिलाफ खेलेगा या 10 से अधिक शीर्ष टियर 1 जादूगर एक साथ उस पर हमला करेंगे। इसलिए तब तक रायसा कबीले के जादूगर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने उन 5 जादूगरों को मुक्का मारा, गला दबाया और यहां तक कि उन्हें जमीन पर पटक दिया। अंतिम जादूगर को सुप्लेक्स से बेहोश कर दिया गया, क्योंकि उसके आर्थर ने उसकी कमर पकड़ ली और पीछे की ओर मुड़ गया, जिससे जादूगर की गर्दन सीधे जमीन पर जा गिरी, जिससे उसकी आंखों का रंग उड़ गया और जादूगर बेहोश हो गया। राडोल्फ ने अपने दांत पीस लिए जब उसने ये सब अपने सामने होते देखा। आर्थर ने न केवल उनके कुल का अपमान किया था, बल्कि उसने ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया था, क्योंकि उसने उनके कुल के 5 जादूगरों को इतने अपमानजनक तरीके से हराया था कि भले ही उनके पास उसके समान ही साधना का स्तर था, वे उसके सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। आज चाहे जो भी हुआ हो, उनका कबीला हंसी का पात्र बनने के लिए बाध्य था और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आगे क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने इस गॉर्डन कबीले के जादूगर की देखभाल स्वयं करने की योजना बनाई थी। वो सीधे आर्थर की ओर दौड़ा, जिसने अभी भी जश्न मनाते हुए भीड़ की ओर हाथ बढ़ाया हुआ था और उसकी पीठ रईसा कबीले के द्वार की ओर थी, इसलिए वो खतरे से अनजान था। रेडोल्फ की गति इतनी तेज थी कि भीड़ आश्चर्य में चिल्ला उठी, जैसा कि वे एक टियर 3 जादूगर को एक टियर 1 जादूगर पर चुपके से हमला करते हुए देख रहे थे
और ये आज की सबसे बेशर्म चीज थी जो उन्होंने देखी थी, क्योंकि बदलावों की शुरुआत से रायसा कबीले ने जो भी बेशर्मी का रवैया दिखाया था वो इतना शर्मनाक नहीं था। आर्थर को भी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो पीछे से हो रहे इस हमले का प्रतिरोध करने के लिए तेजी से मुड़ नहीं पाएगा। यहां तक कि रईसा कबीले के जादूगर भी अपने नेता को ऐसे कदम उठाते देख हैरान थे। इस समय वह अपने कुलपिता द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो आर्थर गॉर्डन को घायल कर दे। इससे कुछ समय के लिए उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा, जो उसके लिए पर्याप्त मुआवजा था। वह भूल गया कि वह जो कर रहा था वह पूरे गॉर्डन कबीले पर युद्ध की घोषणा की तरह था, क्योंकि आर्थर ने भी कभी रईसा कबीले के जादूगरों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये देखते हुए कि वह उन्हें दिखावे के लिए युद्ध के साथी के रूप में देखता था, भले ही उसके पास ऊपरी हाथ और बहुत अधिक ताकत थी, उसने कभी भी अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, जिसे वो हमेशा अपने अंतरिक्ष रिंग में रखता था। उसने लड़ने के लिए केवल अपनी मुट्ठी और शरीर का इस्तेमाल किया था। टकराना। आश्चर्य की बात यह रही कि राडोल्फ का मुक्का रुक गया, और जब भीड़ ने अपनी निगाहें उस व्यक्ति की ओर घुमाई जिसने रईसा कबीले के नेता के हमले को रोका था, तो उन्होंने देखा कि एलेक्स दूसरी तरफ था। लेकिन वह वास्तव में जहां खड़ा था, वहां से राडोल्फ और आर्थर के बीच कैसे पहुंच गया, ये अभी भी एक रहस्य है जिसे वे निकट भविष्य में नहीं सुलझा पाएंगे। एलेक्स की पीठ आर्थर की ओर थी, क्योंकि उसने उस पर हो रहे गुप्त हमले को रोक दिया था। वो अकेला ऐसा था जो आर्थर को मिल रही इतनी सारी जीत के बावजूद हमेशा अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहा था। उन्हें यकीन था कि रईसा कबीला इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका नेता इतना बेशर्म होगा। उसने दांत पीसते हुए रैडोल्फ को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। उसे अपने हाथों में सुन्नपन महसूस हुआ। भले ही उसने अपने गियर वाले गॉन्टलेट्स को बुलाया हो, फिर भी पूरे सेट के बिना निम्न टियर 3 जादूगर के हमले को झेलना आसान नहीं था। कैसे? आप तो सिर्फ एक टियर 1 जादूगर है, रैडोल्फ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। जैसे ही उसने एलेक्स को संदेह भरी नजरों से देखा, और एलेक्स ने बस उसके चेहरे पर अपना गॉन्टलेट उठा दिया, लाल सैलामेंडर गॉन्टलेट का सेट दिखाते हुए, जो उसकी शक्ति को टियर 3 स्तर तक बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि पूरे लाल सैलामेंडर सेट ने उसकी शक्ति को टियर 3 के शिखर तक बढ़ा दिया, लेकिन खपत बहुत अधिक थी। लेकिन अंततः उसे पता चल गया कि यदि वह केवल 2 गॉन्टलेट्स को बुलाता है तो भी वो अपनी शक्तियों को शीर्ष स्तर 2 जादूगर और निम्न स्तर 3 जादूगर की सीमा तक बढ़ा सकेगा। और इसमें कम खपत हुई, और यही एक कारण था कि वो हमले को इतनी आसानी से रोकने में सक्षम था। आर्थर ने एलेक्स की चौड़ी पीठ को देखा और मुस्कुराया। उसने हमेशा एलेक्स के प्रति कृतज्ञता महसूस की थी, लेकिन अब उसे वास्तव में लगा कि एलेक्स को साथ लाना निश्चित रूप से उसका अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा सम्मानित कबीला अपने प्रतिद्वंद्वियों पर पीछे से आक्रमण करेगा, भले ही उन्होंने परिवर्तन जीत लिया हो। मुझे ये मत बताओ कि तुम सब एक हारने वाले समूह हो। मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे जूनियर्स के साथ लड़ते समय कठोर हाथ का इस्तेमाल किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राफोल्फ ने कहा कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे थे, क्योंकि भीड़ ने उनकी सारी करतूत देख ली थी और यही एकमात्र तरीका था जिससे वह स्थिति को संभाल सकते थे। वो केवल अपने दांत पीस सकता था और इस तरह झूठ बोल सकता था क्योंकि उसका आश्चर्यजनक हमला भी विफल हो गया था। हालांकि वो अभी भी सोच रहा था कि ये टियर 1 बच्चा उसके साथ कैसे रह पाया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गॉन्टलेट का एक सेट एलेक्स की शक्तियों को इतना बढ़ा सकता है। हालांकि ये गॉन्टलेट के स्तर पर उनके सीमित ज्ञान के कारण था। यदि ऐसा न होता तो वे इतने लापरवाह नहीं होते। चूंकि ये एक शीर्ष स्तर 3 हथियार है, इसलिए ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो कितना भी प्रतिरोध क्यों न करे, सिवाय इसके कि उसके पास समान स्तर का कवच हो। यदि आप झूठ बोलने जा रहे हैं तो कम से कम इसे इतना स्पष्ट न करें।
अपने सभी कबीले के लोगों को देखें जिन्होंने मेरे भाई को चुनौती दी थी। उनके शरीर पर एक भी कट या घाव नहीं है। उसने आपके कबीले के कनिष्ठों को बेहोश करने के लिए न्यूनतम आवश्यक शक्ति का प्रयोग किया था। उसने अपने मुक्कों को सीमित कर दिया था और फिर भी उसने अपनी तलवार नहीं निकाली जो उसका मुख्य हथियार है, और आप दावा करते हैं कि उसने उन पर भारी हाथ का प्रयोग किया है। मुझे मत हंसाइए। यदि आपके कुलों के जादूगर इतने कमजोर हैं, तो मुझे लगता है कि वे साधना के मार्ग पर चलने के लायक नहीं हैं, क्योंकि वे सभी कचरा है जो रक्तचंद्र युद्ध में नहीं टिकेंगे। एलेक्स ने कहा, और राडोल्फ पहले से ही विस्फोट के कगार पर था। हालांकि आर्थर ने राजधानी में अपनी स्थिति खोने के लिए अपने कबीले को अपमानित करके उसे क्रोधित कर दिया, लेकिन यह छोटा बच्चा ये कहने आया था कि वे सभी जादूगरों के मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। यह किसी भी जादूगर का बहुत बड़ा अपमान था, और यह तथ्य कि वह अभी भी इस बात पर जोर दे रहा था कि उसके भाई ने कभी अपने मुख्य हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, ये कहने जैसा था कि उसके कबीले के जादूगर इस लायक भी नहीं थे कि उसका भाई उनके खिलाफ युद्ध में अपनी तलवार खींच ले, क्योंकि वह डरा हुआ था। वह उन्हें चोट पहुंचा सकता है। ये सब उकसावे एक साथ मिलकर राडोल्फ को सीमा बिंदु तक धकेलते प्रतीत होते हैं। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं कि आप सभी युद्ध के इरादे से यहां आए हैं, और चूंकि आप यही चाहते हैं, इसलिए आप यहां से एक टुकड़े में जाने के बारे में भूल सकते हैं। रैडोल्फ ने कहा कि चूंकि उसे फिर से चेहरे की परवाह नहीं थी, वो तो बस अपने कबीले को मिली शर्म का बदला लेना चाहता था। उसने अपने अंतरिक्ष थैले से एक कठपुतली निकाली, और जैसे ही भीड़ ने कठपुतली को देखा, वे सभी डर के मारे हांफने लगे, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे थे वो इतना क्रूर था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे एक मानव शरीर को देख रहे थे जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, और उसके हाथों के स्थान पर शरीर के अन्य अंग वहां सिले हुए थे। जैसे बाएं हाथ में एक राक्षसी केकड़े के जानवर का लाल हुक वाला हाथ था, और दाहिने हाथ में एक राक्षसी बाघ जानवर की भुजा थी जिसमें उभरी हुई मांसपेशियां और बहुत तीखे पंजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे केकड़े का हाथ उसके सभी दुश्मनों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था, जबकि शेर की भुजा पर हमला किया गया था ताकि उसे सबसे अधिक आक्रमण शक्ति मिल सके। यहां तक कि उसके निचले पैर भी काट दिए गए थे और उनकी जगह 8 बालों वाले पैर लगा दिए गए थे। कठपुतली को अविश्वसनीय रूप से डरावना और राक्षसी साधना की कला जैसा बनाते हुए कठपुतली की पुतलियां शुद्ध सफेद थी, जिससे पता चलता था कि इसे नियंत्रित किया जा रहा था। यहां से भाग जाओ। वह जीवित प्राणियों पर अपनी कठपुतली कला का उपयोग करने के दायरे में पहुंच गया था। वो हमें यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चुप कराने के लिए हमें मार सकता था। यदि आप ध्यान से देखें तो वो कठपुतली किसी अन्य मानव जादूगर के शरीर से बनाई गई थी जिसे उसने मारा होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, और जो लोग देख रहे थे वे भाग गए। जो कुछ लोग देखने के लिए रुके थे वे निश्चित रूप से शहर के उन समूहों का हिस्सा थे जो शो को अंत तक देखना चाहते थे। मिटने के लिए तैयार हो जाओ, रैडोल्फ ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि रईसा कुलों की सभी युवा पीढ़ियों ने सभी प्रकार की कठपुतलियों को हटाना शुरू कर दिया था। उसने उस भीड़ की भी परवाह नहीं की जो भाग रही थी। वे कभी भी उसकी चिंता का कारण नहीं थे। अगर वह उन्हें ढूंढना चाहता था तो उसे रईसा कबीले के संपर्क का इस्तेमाल करना था। जब एलेक्स ने यह देखा तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। उसने वास्तव में सोचा था कि कठपुतली केवल लकड़ी की सामग्री वगैरह से बनी होती है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे मनुष्य के शरीर को भी सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार रैडोल्फ ने जो कठपुतली पेश की थी उसका साधना स्तर बहुत ऊंचा था। एक टियर 3 जादूगर और उसके मन द्वारा उससे जुड़े सभी शरीर की आपूर्ति के साथ ये उन भागों की घातकता को दूसरे स्तर तक बढ़ा देगा। एलेक्स ने तुरंत लाल सैलामेंडर कवच का पूरा सेट बुलाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं। ये रैडोल्फ आदमी शायद अपना दिमाग खो बैठा है और उसने परिणामों की चिंता किए बिना ही उन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। आर्थर, नाइट और एग्नेस सभी उसके साथ रहे, क्योंकि वे कठपुतलियों की एक पूरी सेना का सामना करने के लिए तैयार थे।
लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एलेक्स ने किसी के कदमों की आहट सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक युवक को आगे बढ़ते देखा, जिसके साथ एक काला धब्बा हवा में तैर रहा था। उसने अपना सिर सिकोड़ा क्योंकि उसने देखा कि गॉर्डन कबीले की कुछ युवा पीढ़ी उस किशोर का पीछा कर रही थी और तभी उसकी नजर जादूगर के कपड़ों पर लगे बैज पर पड़ी और उसने गॉर्डन के प्रतीक को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो उसी कबीले से आया था। और मजेदार बात यह है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे ही किशोर उसके करीब आया, उसने उसके कंधों पर थपथपाया। शाबाश युवा मास्टर। अब ये मत सोचो कि केवल तुम लोग ही जानते हो कि मदद कैसे ढूंढी जाती है। लड़कों, अराजकता पैदा करने के लिए तैयार हो जाओ। गॉर्डन कबीले की युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने वाले किशोर ने कहा और हर कोई अपने गोलेम को बुलाने लगा। और यहां तक कि किशोर के पीछे का काला धब्बा भी बड़ी भुजाओं वाले काले गोलेम में बदल गया। जब एलेक्स ने यह देखा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। अब हमारे पास गोलेम और कठपुतलियों के पद स्वामियों के बीच एक उचित तस्लीम है। रेडोल्फ, क्या आप फिर से जाना चाहते हैं? गॉर्डन कबीले के किशोर ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा और एलेक्स इस लड़के को पसंद करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने गॉर्डन कबीले को दबाव से बचाने के लिए अपने टियर 3 आभा को उजागर किया था। रेडोल्फ, लगातार उत्सर्जन हो रहा था। एलिस गॉर्डन, तुम्हें देखकर कभी अच्छा नहीं लगता? राडोल्फ रईसा ने उस किशोर से कहा जो एलेक्स के सामने खड़ा था। राडोल्फ के टियर 3 मैज मैना का विरोध करने के लिए अपने टियर 3 मैज मैना को जारी करना, जिसका उपयोग वह एलेक्स और उसके गिरोह पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। जबकि दूसरी ओर मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। तुम सबसे घृणित व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं। ये तथ्य कि तुम में गॉर्डन कबीले के कनिष्ठों के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत है, मेरे लिए तुम्हें 1000 बार काटने के लिए पर्याप्त है। एलिस ने सीधे चेहरे से शेखी बघारी, जिससे एलेक्स को अपने सीनियर की ओर देखते हुए आश्चर्य हुआ कि क्या वो वास्तव में विश्वसनीय है, क्योंकि वो आने के बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन जहां एलेक्स एलियास के बारे में संशयी था, वही रैडोल्फ वास्तव में इस बात से नाराज था कि चीजें इस तरह से बदल गई। जब भी रईसा कबीले और गॉर्डन कबीले के बीच टकराव हुआ, वो हमेशा आइलस के साथ लड़ने वाला रहा और वह जानता था कि उसकी शक्ति कितनी डरावनी थी। एलिस ने हमेशा उसे यह आभास दिया कि वो उसे हरा सकता है, लेकिन फिर भी चाहे वे कितनी भी लड़ाइयां लड़े। ये लड़ाई हमेशा बराबरी पर समाप्त हुई और इस परिणाम ने उसे हमेशा चकित कर दिया। कई बार उसे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि एलास हमेशा उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उसने तुरंत ही खुद ही ऐसे विचारों को नकार दिया, क्योंकि उसका अहंकार उसे ये सोचने की अनुमति नहीं देता था कि वो किसी अन्य जादूगर से कमतर है जो उससे 1 वर्ष भी छोटा था। वो बस इतना करना चाहता था कि गॉर्डन्स कबीले के जूनियरों पर अपना गुस्सा निकाले, जो आजकल बहुत प्रसिद्धि बटोर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों कुलों की युवा पीढ़ियों के बीच एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा, और उन्हें वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यहां सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था और उसे उनकी योजना के अनुसार चलने के लिए खेला गया था, और इसने उसे पागल बना दिया था। यदि वह जानता कि जिसने एक पूर्ण युद्ध छिड़ने के लिए खेला है वो ड्रेको है, तो वो अपने मन में क्रोध को शांत करने के लिए उसे मार देगा। हालांकि भले ही ड्रेको उतना कार्य नहीं करता जितना वो अतीत में करता था, उसकी प्रतिष्ठा लावा राजा अभी भी खड़ा है और कोई भी उस पागल जादूगर को परेशान नहीं करना चाहता जो परिणामों के बारे में पहले सोचे बिना काम करता है। यहां उपदेश देने मत आइए जैसे कि आपका कबीला धर्म के मार्ग पर है। आपके कनिष्ठ ही निश्चित रूप से वे लोग हैं जिन्होंने यहां आकर सबसे पहले मेरे कबीलों के कनिष्ठों को चुनौती दी और ये सब शुरू किया। जैसे ही रैडोल्फ बोल रहा था, एलिस ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपको जो कुछ हुआ उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैंने वो सब कुछ देखा है जो यहां पूरी तरह से हुआ, और यदि आपके पास मेरे लिए कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं यहां खेलने नहीं आया हूं। एलिस ने कहा और अपना हाथ अपनी कमर पर रखी तलवार की मूठ पर रखा। जैसे ही उसने तलवार को छुआ,
उसके चेहरे पर जो सामान्य चंचल भाव था वो बदलकर एक ठंडे भाव में बदल गया। एलिस को गंभीर होते देख रैडोल्फ ने उसके साथ फिर से शब्दों का आदान प्रदान करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वे इतने लंबे समय से लड़ रहे थे कि वह कह सकता था। वो कुछ हद तक एलियास को समझता था। अब वो उसके परिवार का सदस्य हो सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसके दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, और ये ठंडा वाला उसके दूसरे संस्करण की तरह लापरवाह नहीं था और हर वार में हत्या के इरादे का एक छोटा सा संकेत था। उन सबको हराओ, रैडोल्फ ने आदेश दिया और रईसा कबीले के सभी जादूगर गॉर्डन कबीले की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, एलियास ने आखिरकार अपना हथियार छोड़ दिया और एलेक्स को एहसास हुआ कि वह एक कटाना का उपयोग कर रहा था। और जब एलास ने एक तरफ वार किया तो उसने जल्दी से कटाना को वापस उसके म्यान में रख दिया और जादू करने के लिए 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। पृथ्वी स्पाइक स्लैश। जब तक उसने अपना जादू खत्म किया, तब तक रईसा कबीले के कई जादूगर जमीन से निकले लंबे कांटों के समूह से घायल हो चुके थे या पीछे हट गए थे और उन्हें पीछे हटने या ऊपर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। रईसा कबीले के केवल कुछ वरिष्ठ और प्रतिभाशाली जादूगर ही हमले से बिना किसी खरोंच के बच पाए, क्योंकि उन्होंने आपदा से बचने के लिए या तो अपनी कलाबाजी का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही एलियास आसानी से केवल एक हमले के साथ रायसा कबीले के लगभग आधे जादूगरों और कठपुतलियों को खत्म करने में सक्षम था। शाह, मुझे तुमसे और तुम्हारी व्यापक रेंज की कुशलताओं से नफरत है, राडोल्फ ने शिकायत की, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी अंतरिक्ष रिंग से एक तलवार निकाली। खैर, ये मेरी गलती नहीं है कि आपके कबीले के जादूगर इतने कमजोर हैं, और ये मेरा घरेलू मैदान नहीं है। मुझे शुरुआत में ही लाभ प्राप्त करने के लिए छोटी मक्खियों को अयोग्य घोषित करना होगा, अन्यथा मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, आइलास ने ठंडे स्वर में कहा, जब वह अंततः राडोल्फ की तलवार से टकराया। लेकिन जब वह राडोल्फ की तलवार से टकराया, तब उसका कटंगा अभी भी म्यान में था, जिससे राडोल्फ की तलवार नीचे खिसक गई और उसने मूठ को आगे की ओर धकेल दिया। इसका प्रयोग करके उसने राडोल्फ के माथे पर वार किया, जिससे राडोल्फ लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी कठपुतली अपना दाहिना हाथ झुलाते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि उसके शेर के पंजे एलिस के करीब पहुंच पाते, जमीन से एक तरल काला पदार्थ निकला और कठपुतली को एक ढेले में ढक दिया और उसे वापस जमीन में गाड़ते हुए जब रैडोल्फ ने यह देखा तो उसकी आंखें भयंकर रोशनी से जल उठीं। उसने एलियास गोलेम के हाथों अनगिनत बार कष्ट सहा था, लेकिन वह ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि गोलेम उसकी नई कठपुतली को इतनी जल्दी लड़ाई से बाहर कर देगा, जबकि वो वास्तव में इस बात पर भरोसा कर रहा था कि कठपुतली अंततः आइलस को हरा देगी। वास्तव में वो शायद गोलेम के बारे में भूल गया था, क्योंकि आइलस ने उस पर हमला करने के लिए शायद ही कभी गोलेम का इस्तेमाल किया था। आइलास ने दूर से ही हवा के अनगिनत ब्लेडों को राडोल्फ की ओर फेंकते हुए एक वार किया, जिसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैर को पृथ्वी के तत्वों से बने हथियारों से जकड़ा जा रहा है। बकवास, उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि एलियास ने उसे पकड़ने के लिए कब पृथ्वी पर हथियार डाल दिए थे। वो केवल हमलावर का ही सामना कर सकता था। अब बाधा दूर हो गई है, चलो अपना सब कुछ झोंक दें, आइलास ने कहा कि वह एक सुमुराई निंजा की तरह राडोल्फ की ओर दौड़ा, जो अपनी तलवार का इस्तेमाल हवा के ब्लेड को मोड़ने के लिए कर रहा था। लेकिन कुछ ब्लेड अभी भी उसके बचाव को भेदते हुए उसे कई जगहों पर काट रहे थे। राडोल्फ के पैर बहुत तेजी से कांपने लगे, जब तक कि उसे पकड़े हुए धरती के हाथ टूट नहीं गए और वह भी एलिस की ओर दौड़ा। खैर, अब कोई रोकटोक या सतही कौशल नहीं, चलो बस लड़ते हैं, रैडोल्फ ने एलियास की ओर कहा। ठीक है, एलिस जोर से हंसा, और पहली बार वो अंततः राडोल्फ से भिड़ गया, जिससे हवा ने गंभीर रूप से उनके आसपास के लोगों को उड़ा दिया, क्योंकि उनकी मिलीभगत से वापस झटका उन जादूगरों के लिए थोड़ा अधिक लग रहा था जो उनके स्तर पर नहीं थे। चिंगारियां बुझ रही थी।
एलिया का चंचल चेहरा वापस लौट आया और रैडोल्फ ने शाप दिया, धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे हमेशा बदलते व्यक्तित्व पर।